गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, उसमें हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो स्ट्रगल टू सरवाइव, कि फ्रेंच सोसाइटी के जो लोग थे 1789 से पहले उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया सरवाइव करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 तक ये 28 मिलियंस हो जाती है, यानी 5 मिलियन इसमें इंक्रीज हो जाती है। दिस led to a rapid increase in the demand for food grain। अब देखिए पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, उनकी पॉपुलेशन में तो इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड। तो जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली। मीन्स कि वहाँ का जो उनकी मेन जो उनका स्टेपल डाइट थी, यानी जो मुख्य भोजन था, जैसे कि हमारा दाल रोटी या सब्जी रोटी है मुख्य भोजन, ऐसे ही वहाँ का जो था ब्रेड था वो बहुत स्टेपल फूड था, यानी मुख्य भोजन कह सकते हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड फूड ग्रेन्स की जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो कम था। तो इस तरह से हाई डिमांड लो प्रोडक्शन था, तो इसलिए वहाँ की क्या थी कि जो प्राइस था वो बढ़ रहा था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप्स हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। अब बहुत से जो एम्प्लॉयज़ थे वो कहाँ पर काम कर रहे थे? वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे। वर्कशॉप में वो काम कर रहे थे, लेकिन जो उनकी वेजेस थी, यानी जो इनकम, यानी जिससे हम सैलरी कहते हैं, वेतन कहते हैं, वो बहुत कम था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। लेकिन जो उनकी सैलरी थी वो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जो कमोडिटीज़ थे, जो चीज़ें थी जैसे ब्रेड थे, उनके दाम बढ़ रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। और इसलिए गरीब और अमीर के बीच में बहुत सारा गैप हो गया, यानी उनके बीच में अंतर आ गया। यानी जो गरीब थे वो ज़्यादा गरीब होते गए, जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर होते गए। थिंग्स बिकम वर्स वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये स्थिति उस समय और भी बढ़ जाती थी, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, जब ड्रॉट पड़ जाता, यानी सूखा पड़ जाता, या फिर ओलावृष्टि यानी बर्फ़ की बारिश हो जाती, तो और जब फसल ख़राब हो जाती तो ये स्थिति और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, तो और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। दिस लैड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और इस तरह से क्या है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ा। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। तो ये ओल्ड रेजिम यानी 1789 से पहले जो सिचुएशन थी उसमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, देखिए, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। यानी सब्सिस्टेंस क्राइसिस कि हम वो सिचुएशन जब हमारी बेसिक नीड्स के लिए खतरा पैदा हो जाता है, यानी हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलती ही नहीं है, तो उसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। अनोनिमस वन हु नेम रिमेन अननोन। एनोनिमस मतलब जिसका नाम अननोन हो, अननोन रह जाता है। तो अब सिचुएशन हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है कि जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हैपन होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसमें आपको फिल करनी है। तो कैसे फिल करनी है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि सब्सिस्टेंस जो क्राइसिस है वो कैसे होता है। मान लो आपकी कोई फसल ख़राब हो गई है, बैड हार्वेस्ट हुआ है, फसल ख़राब हो गई है, आपकी फसल ख़राब हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन है ना, यानी जो फूड ग्रेन्स की है उसकी शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो ये आप इसमें
फिल कर सकते हो। तो हमारा जो इसमें शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और जो प्राइस है वो हाई हो जाएंगे, यानी हाई डिमांड और हाई प्राइस। ठीक है, अब जब प्राइस हाई हो जाएंगे तो जो पुअरेस्ट हैं वो कैन नॉट लॉन्गर बाय ब्रेड, तो वो अपना भोजन नहीं खरीद सकते। जब भोजन नहीं खरीदेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, यानी स्टारवेशन हो जाएगा। भूखे मरेंगे तो क्या होगा कि मतलब उनके पेट में भोजन नहीं जाएगा तो वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, यानी वो खरीद ही नहीं सकते, खा नहीं पाएंगे तो वीक हो जाएंगे, और वीक हो जाएंगे तो उनको बीमारियां लग जाएंगी, और बीमारियां लगने के बाद वो डेथ की रेट पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। अब नेक्स्ट है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एन एंड टू प्रिविलेज, कि फ्रेंच सोसाइटी में एक मिडिल क्लास ग्रो हुआ, यानी मिडिल क्लास सोसाइटी ग्रो हुई, या कहते हैं एमरजेंस हुई या सामने आई, जिसने क्या किया, एन एंड टू प्रिविलेजेस, उसने एक ऐसी परिकल्पना की जिसमें कि जो विशेष अधिकार मिलते हैं जिन लोगों को वो ख़त्म कर दिए जाएं। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, कि हमने देखा है कि हमारे जो हिस्ट्री पास्ट है उसमें क्या है, जो किसान हैं या वर्कर्स हैं वो रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, यानी कोई भी विद्रोह होता रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करते रहे हैं। इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, किसके अगेंस्ट, कि जो टैक्स इंक्रीज होता है, फूड स्कार्सिटी होती है यानी भोजन की कमी होती है, उसके अगेंस्ट तो वो रिवॉल्ट करते रहे। बट they lacked the means and program to carry out full-scale measure that would bring out a change in the social economic order, लेकिन उनके पास इतने सारे कह सकते हैं कि हम प्रोग्राम्स नहीं थे या हथियार नहीं थे या उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कि जिससे कि वो इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर को चेंज कर सकें, यानी समाज में जो भेदभाव फैला हुआ था तो उनके पास हम कह सकते हैं कि इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस भेदभाव को ख़त्म कर सकें। दैट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी चेंज ला सके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करके। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट who had become prosperous, had access to education and new ideas। तो ये जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, जो सोसाइटी में जो थर्ड एस्टेट के उन लोगों पर आ जाती है जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास न्यू आइडियाज़ थे, जो प्रॉस्पेरस थे, यानी जो धनी लोग थे, समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे, तो उन पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो विशेष अधिकारों का एंड करें। आगे देखते हैं हम। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer member of society। 18th सेंचुरी इस बात का गवाह था कि 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप का एमरजेंस हुआ, यानी सोशल ग्रुप हमारे सामने आया जिसको कि मिडिल क्लास कहा गया, जो अपना कमाते थे किसके, ट्रेड के थ्रू, जिन्होंने अपना व्यापार फैलाया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे जैसे कि वुलन या सिल्क टेक्सटाइल थे और इनको एक्सपोर्ट करते थे, या कोई जो सोसाइटी का रिच मेंबर होता था वो इसको खरीद लेते थे, तो इस तरह से वो मनी अर्न करते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyer और administrative officials। अब इसमें कौन कौन थे, मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चर थे, थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस थे, और जो लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, इसमें इंक्लूड थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये सब किस बात पर बिलीव करते थे, सब एजुकेटेड थे और इस बात पर बिलीव करते थे कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी जिसको कि जन्म के आधार पर उन्हें विशेष अधिकार मिले हों। Rather a person's social position must depend on his merit, और किसी भी व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन है वो उसकी मेरिट पर डिपेंड करना चाहिए, यानी वो किस
उसकी एबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि बर्थ से। दीज आइडिया एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लॉ। और इस आइडिया ने एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना की जो किस पर बेस था, फ्रीडम पर यानी स्वतंत्रता पर और समानता पर। और इसमें क्या कहा गया कि सबको ऑल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। वर पुट फॉरवर्डेड बाय फिलोसफर, और ये किसके द्वारा कहा गया जो वहाँ के इस बात को वहाँ के फिलोसफर द्वारा भी आगे बढ़ाया गया, जैसे कि जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो। तो यहाँ के फिलोसफर थे। इन हिज टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। तो जो रूसो था, जॉन लॉक था, उन्होंने जो उनकी बुक थी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बिल्कुल डॉक्ट्राइन डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट जो मोनार्क की जो वास्तविक सत्ता होती है उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, यानी उसको बिल्कुल हटा दिया गया। उसका कहना है कि राजा के पास एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।